Hello learners, welcome to our YouTube channel Learn to Explore. I hope you are doing well. So guys, don't forget to like, share and subscribe to our channel on YouTube. And in today's class, we are going to start your class 9th civics new chapter which is electoral politics. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति। इस चैप्टर के टाइटल को सुनते ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें हम ये पढ़ेंगे इलेक्शन कैसे होते हैं, उससे रिलेटेड पॉलिटिक्स क्या है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम इलेक्शन कमीशन का रोल पढ़ने वाले हैं। इंडिया में इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के क्या क्या पावर्स हैं, क्या रोल हैं, क्या फंक्शंस हैं, यही सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है पॉसिबल नहीं, डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि लोग जाके हर चीज़ के लिए डायरेक्टली गवर्न करें। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। हम अपने प्रतिनिधि जो होते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उनका चुनाव करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स को हम जाके इलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अगर आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक में, तो शुरू में एक रिपोर्ट दी गई है। शुरू में एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है विच इज अबाउट हरियाणा असेंबली इलेक्शन ऑफ 1987. The state had been ruled by a Congress party led government since 1982. Chaudhry Devilal, then an opposition leader, led a movement called न्याय युद्ध। उस टाइम पे जो अपोजिशन के लीडर थे चौधरी देवीलाल, वो एक लड़ाई लड़ रहे थे जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, न्याय युद्ध। की मतलब वो जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चौधरी देवीलाल का कहना था। तो जो उनकी पार्टी थी, अपोजिशन की पार्टी थी, इन सब लोगों ने क्या कांग्रेस के खिलाफ जो है इलेक्शन लड़े। In the election campaign, Devilal said that if his party won the election, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. तो उन्होंने क्या वादा किया था चुनाव से पहले कि अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो सभी फार्मर्स के जो लोन्स हैं, मतलब जो लोन्स हैं, उन्हें वेव कर देंगे, यानी कि माफ कर देंगे, और फार्मर्स को वो लोन चुकाने नहीं पड़ेंगे, और स्मॉल बिजनेसमैन के भी सभी लोन्स जो है माफ कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्होंने जो ये प्रॉमिस किया, ये गवर्नमेंट का पहला एक्शन होगा अगर वो जीत जाते हैं। चौधरी देवीलाल ने इलेक्शन से पहले ये कहा। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, अभी तक जो गवर्नमेंट थी उससे काफी नाखुश थे, और वो देवीलाल के इस वादे से बहुत अट्रैक्ट हो गए। उन्हें अच्छा लगा कि मतलब ऐसा कुछ है कि जो हमारे भले के लिए है। उसके बाद क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो लोकदल एंड उसके पार्टनर्स को 90 में से 76 सीट्स मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं क्लियर मेजोरिटी है, 90 में से 76 सीट्स जो है उन्हें मिल जाती हैं, जिसमें से अकेले लोक दल की ही 60 सीट्स थी। अगर आप देखें यहाँ पर मेजोरिटी के लिए 45 प्लस 1 सीट चाहिए विच इज 46, लेकिन लोक दल को अकेले ही यहाँ पर क्या है 60 सीट्स मिली है। दैट मीन्स दे हैव द मेजोरिटी सपोर्ट, बहुत सारे लोगों का उन्हें सपोर्ट मिला। कांग्रेस को केवल 5 ही सीट मिल पाई। जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो गए तो चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे अभी तक, उन्होंने रिजाइन किया और नए चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया, जिन्हें लोक दल में देवीलाल को जो एमएलए थे, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने अपना लीडर किसे चुना, देवीलाल को, जिसके बाद वो सीएम बन गए। फिर गवर्नर ने उन्हें इनवाइट किया सीएम पद की शपथ लेने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं क्या प्रोसीजर है, इलेक्शन के बाद वो जीत गए, लेकिन किस तरह से वो पावर में आ रहे हैं, किस तरह से वो उस पोस्ट पर पहुंचे हैं, ये पूरा प्रोसीजर हम देख रहे हैं। जब 3 दिन हो चुके थे इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनकी गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक ऑर्डर इशू किया जिसमें कि सभी फार्मर्स के लोन्स को जो है माफ कर दिया गया, छोटे छोटे किसानों के, एग्रीकल्चर लेबरर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के। उनकी जो पार्टी थी वो 4 सालों तक रूल करती रही। नेक्स्ट इलेक्शन हुए 1991 में, नेक्स्ट इलेक्शन का टाइम आ गया 1991 के टाइम तक, लेकिन इस टाइम पर पार्टी को उतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, और दोबारा से क्या होता है, अब यहाँ पर कांग्रेस जो है पावर में आ जाती है। अब हमें देखने की जरूरत ये है कि इलेक्शंस हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है। मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन की जरूरत क्या है। Elections take place regularly in any democracy. We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन होते रहते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा इलेक्शंस तो वहाँ भी होते हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो इलेक्शंस की जरूरत क्या है,
But why do we need elections? Let us try to imagine a democracy without election. A rule of the people is possible without any election if all people can sit together every day and take all decision. अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है मीन्स इट इज अ रूल ऑफ पीपल. तो ये कब पॉसिबल है? या तो सभी लोग मिलके बैठे और किसी मैटर पे डिसाइड करें. लेकिन आपको पता है इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर मुद्दे पे हर कोई बात कर सके, वो तैयार हो, वो टाइम निकाल सके या उस मुद्दे के बारे में वो अवेयर हो. तो उसी के लिए हमारे यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ पर हम अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं कि मतलब हमारे बिहाफ पे ये डिसीजन लेंगे. दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई डू वी नीड इलेक्शन. It is not also possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through the representatives. तो जो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन. अब हर कोई जाके तो अपना कुछ नहीं बताएगा गवर्नमेंट में, तो इट इज अ सिस्टम. इलेक्शन के जरिए क्या है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और इनडायरेक्टली रूल करते हैं. इज देयर डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन? क्या आपको लगता है कोई और डेमोक्रेटिक तरीका ऐसा है इलेक्शन के अलावा जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें, चूज कर सकें? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable. अगर हम ऐसा बात करें कि किसी की उम्र ज़्यादा है, किसी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कौन पढ़ा लिखा ज़्यादा है, इस बेस पे इलेक्ट होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये हर जगह पर जो है एकदम हमें क्लियर रिजल्ट नहीं देगा. हमें पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली हमने किसे इलेक्ट किया है, वो किस तरह से काम करेंगे, क्या उनका रिस्पॉन्स होगा. लेकिन ये सब चीज़ों की डेमोक्रेसी में एक जगह पर हम कैसे कर सकते हैं कि मतलब हम एक्सपीरियंस का भी यूज़ करें, किसी के एक्सपर्टाइज का भी यूज़ करें, किसी के एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी. हाउ डू वी फाइंड आउट इफ पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें जो ज़्यादातर लोग हैं उन्हें लाइक करते हैं या नहीं, ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो ये सब हमें इंश्योर करना है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है? इट रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अगर हम चाहते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो असल में हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें और ज़्यादातर लोगों की पसंद के जो लीडर्स हैं वही रिप्रेजेंट करें गवर्नमेंट को, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म जरूरी है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं. दैट इज वाई वी नीड एन इलेक्शन प्रोसीजर टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. इलेक्शन नहीं होंगे तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज ऐसे नहीं कर पाएंगे जो सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सभी की चॉइस बताते हैं. हमारे इलेक्शन में जो सिस्टम है उसमें वोटर्स के पास काफ़ी सारी चॉइस होती हैं. दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम. हम चूज कर सकते हैं कौन हमारे लिए कानून बनाएगा, किसे हम जो है लेजिस्लेशन के लिए चूज कर रहे हैं. वी कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. हम चूज कर सकते हैं कौन गवर्नमेंट बनाएगा और गवर्नमेंट में फिर फैसले लेगा. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. तो हमारे यहाँ पर वोटर्स के पास, जो वोटर्स हैं जिनके पास वोट डालने का अधिकार है, हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट सफराज है, आपको पता है 18+ के बाद हर कोई वोट डाल सकता है. तो उसके लिए क्या है कि ये अलाउड है, आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं. आपके पास ये पूरी तरह से जो है चॉइस है. वॉट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? अब ऐसा क्या है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बना देता है? इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज. All democratic countries hold election, but most non-democratic countries also hold some kind of election. How do we distinguish democratic election from any other election? We have discussed this question briefly in chapter 2. मतलब अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन से इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं और कौन से इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है. तो इसके लिए कुछ कंडीशन है. अगर हमारे जो इलेक्शन में ये सब क्राइटेरिया जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो फुलफिल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक तरीके से कंडक्ट किए गए हैं. अगर हर किसी के पास राइट है, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. इफ एवरीवन इज एबल टू चूज, आपके पास राइट है, आपके पास चॉइस अवेलेबल है, दैट मीन्स इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. मीन्स हर किसी के वोट की इक्वल वैल्यू है, वन वोट हैज इक्वल वैल्यू एंड एवरीवन हैज अ राइट टू वोट. उसके अलावा नेक्स्ट है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम. पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर. एक तो ये आपका चॉइस हो गया, दूसरा ये हो गया इक्वल वैल्यू ऑफ वोट्स, जो कि हमारे पहले पॉइंट में बताया गया था. इक्वल वैल्यू
ऑफ वोट्स, इक्वल वैल्यू है आपके वोट्स की, आपके पास चॉइस है आप किस में से चूज करेंगे। इसके अलावा एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होते हैं, रेगुलर टाइम पीरियड के बाद, ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्शन हो गए फिर दोबारा कब होंगे कुछ नहीं पता, जिससे कि अगर किसी की चॉइस चेंज जाती है, लोगों को लगता है कि ये जिस लीडर को हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था लास्ट टाइम, दे आर नॉट लिसनिंग टू अस, सो दे हैव अ ऑप्शन टू चेंज देयर ओपिनियन। फोर्थ इज द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, मतलब इलेक्शन होने के बाद वही जीतेगा जिसे ज्यादा प्रेफरेंस मिली है। उसके अलावा नेक्स्ट है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, फ्री एंड फेयर, दैट मीन्स यहाँ पर कोई अनफेयर मीन्स का यूज नहीं होना चाहिए, सब कुछ फ्रीली और फेयर तरीके से होना चाहिए, उचित और न्यायपूर्ण ढंग से। These might look very simple but and easy condition, but there are many countries who have still not fulfilled। ये conditions देख के हमें लग रहा हो तो बहुत easy है, सब जगह होता है, लेकिन ऐसी बहुत सी countries अभी भी हैं जो खुद को democratic कहती हैं, still they are not able to fulfill these basic conditions। So these are the some basic necessary conditions which makes an election democratic। Now let's coming to the next part। अब हमें ये देखना है कि जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं तो आप सभी ने देखा है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, सबके अलग अलग मैनिफेस्टो होते हैं, सब अलग अलग वादे करते हैं, हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, यही सब कुछ। तो ये जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, इज इट गुड और बैड, ये अच्छा है या खराब है? Elections are thus all about political competition which takes in various forms. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes form of competition among several candidates. If there is no competition, election will be pointless. अगर कंपटीशन ही नहीं होगा, कुछ दो लोग आपस में कॉम्पीट करने के लिए ही नहीं है, कोई मुकाबला करने के लिए ही नहीं है, तो इलेक्शन का क्या फायदा? इलेक्शन का फायदा तो जब ही है जब कंपटीशन है, वोटर्स के पास चॉइस है, टू ग्रुप्स कम से कम अवेलेबल हैं जिनमें से वो चूज कर सकते हैं। But it is good to have political competition. Clearly, an electoral competition has many demerits. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say this pressure to win electoral fight does not allow sensible long term policies to be formulated. Some people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. तो कुछ लोगों का क्या कहना है कि जो ये कंपटीशन है इसकी वजह से फैक्शनलिज्म क्रिएट होता है, मतलब लोग जो है गुटबंदी की जो समस्या है वो आ जाती है, पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहती है, पॉलिटिक्स के नाम पर कुछ अनफेयर तरीके और डर्टी वेज यूज किए जाते हैं, जो सब परिणाम है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन का। इसलिए ये अच्छा नहीं है, कुछ लोगों की ये राय है। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो इन सभी समस्याओं से अवेयर थे, इन सभी प्रॉब्लम्स को जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने हमारे इलेक्शन प्रोसीजर में फ्री कंपटीशन को ऑप्ट किया। उसके उसके पीछे क्या कारण था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता था कि दिस सिस्टम कैन वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, दिस इज द बेस्ट सिस्टम। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर पीपल एंड आर ओनली मोटिवेटेड बाय अ desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power position for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what people really want. How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. तो अब यहाँ पर हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये रास्ता क्यों चूज किया? क्योंकि वो जानते हैं कि आइडियल वर्ल्ड में तो क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स को पता होता है एक आदर्श दुनिया में कि क्या लोगों के भले के लिए है क्या नहीं, लेकिन रियलिटी जो है इससे काफी अलग है। यहाँ पर देयर इज नॉट ओनली सेंस ऑफ ड्यूटी, they have their personal interests, personal gains, personal motives to do work like any other profession. Still, in the procedure like free competition, they are bound to serve the society, they are bound to listen to the people, क्योंकि जब तक वो लोगों को नहीं सुनेंगे, जब तक उन्हें लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक वो पावर में नहीं आ सकते। सो अल्टीमेटली दे आर बाउंड
मीन्स आप कह सकते हैं कि वो बाध्य हैं कि उन्हें जो है लोगों की इच्छाओं की जो महत्वाकांक्षा है इन सबको जो है आदत करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो उस जगह पर, उस पावर में, उस पोस्ट पर आ ही नहीं पाएंगे। यही कारण था कि जो हमारे फाउंडिंग फादर से कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने प्रेफरेंस दी कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए इलेक्शन में। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ इंसेंटिव्स दें, जैसे कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें उसके लिए कुछ कह सकते हैं आप रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर गलत करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ये सब कुछ क्राइटेरिया रखा जाए तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा उन्हें इंसेंटिव मिलेंगे अच्छा काम करने के। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कौन डिसाइड करेगा कि उन्हें रिवॉर्ड मिले या पनिशमेंट मिले, तो इसका आंसर है पीपल, लोग। क्योंकि अगर लोग उनके काम से खुश हैं, इन दैट केस क्या होगा, दे विल री elect the same leaders, that means they will come again to the power. But if they do not perform well, if they do not take care of the people's wishes, they may lose the election. तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो चीज़ है कि मतलब उन्हें पनिशमेंट कैसे मिलेगी और रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, ये सब के सब लोगों के हाथ में है। क्योंकि अगर वो इस तरह से काम नहीं करेंगे, ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे जो लोगों में पॉपुलर हो, जिसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों की विश है, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट इलेक्शन में हार जाएंगे, एंड दैट विल बी द पनिशमेंट फॉर देम. So if a political party is motivated only by desire to be in power, even in that, it will force to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers. If he does not, the customer will go to other shop. Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. हो सकता है कि आपने एग्जाम्पल देख सी, जैसे इसमें दिया है कि एक शॉपकीपर जो है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकता है, लेकिन इस चीज़ के लिए भी उसे जो है कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज कस्टमर विल मूव टू अदर शॉप, कस्टमर किसी और शॉप पे चला जाएगा और उसे अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। सेम ही चीज़ यहाँ पर है, अगर लीडर्स के जो डिसीजन है वो बहुत अनपॉपुलर होंगे, अनफेयर होंगे, तो पीपल विल नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैम एंड दे विल लूज द इलेक्शन. सो दे आर फोर्स, they are required to win the majority support and to make the decisions which people like. उन्हें ऐसे फैसले, ऐसे निर्णय, ऐसी नीतियां बनानी ही होंगी जो लोगों को पसंद है, which is very helpful in public welfare. तभी वो जो है इलेक्शन में दोबारा जीतेंगे and they will come to power again. तो आई होप आप सभी को अभी तक समझ में आया होगा कि कोई भी पर्सन जो है इलेक्शन में अगर लड़ रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो किसी पोस्ट पर आ रहा है, तो ये उनके लिए रिवॉर्ड, पनिशमेंट किस तरह से काम कर सकता है, और इलेक्शन डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरी है, इसका क्या रोल है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इंडिया में इलेक्शन का क्या सिस्टम है, किस तरह से इलेक्शन किए जाते हैं, किस तरह से उसका रिजल्ट आता है और उसके बाद क्या होता है। तो इन केस आपको कोई भी डाउट है तो यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. Thank you. Stay tuned. Stay safe. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.